हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के यूपीएसआई के जो फॉर्म आए हैं उसके नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन के जरिए हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए जो है क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर किस पैटर्न का आता है। मैं 2016 का यूपीएसआई 2016 का एक एस्पिरेंट रहा हूँ और मैं रो पास भी हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 2016 का वो देख सकते हैं, 60100572 और 499, ये मेरा नंबर है। तो मैंने यूपी 2016 कैसे अटेम्प्ट किया था और कैसे मैं रो पास हुआ, ये स्ट्रेटजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में केवल डिस्कस करेंगे हम नोटिफिकेशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो चलिए देखते हैं, ये जो है फरवरी 2021 का जो नोटिफिकेशन है आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पर। और ये जो है 3 तरह की वैकेंसी आती हैं, एक यूपीएसआई सिविल पुलिस की, और एक प्लाटून कमांडर पीएसी में, और एक एफएसएसओ यानी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जिनका जो वेतनमान बैंड है वो 93,34,800 है, और जबकि इनका ग्रेड पे 4200 होता है। इनकी वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो सिविल पुलिस की जो है 9,027 वैकेंसी है, जबकि पीएसी की 448 वैकेंसी, और 23 वैकेंसी जो हैं वो एफएसएसओ द्वितीय यानी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय की हैं। तो यानी कुल अगर हम बात करें तो 9534 यानी 95234 जो है कुल इनकी पदों की संख्या है। तो अब देख लीजिए कि किस किस कैटेगरी को कौन कितनी कितनी वैकेंसीज मिलने वाली हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो अनारक्षित की बात करें तो 3613 वैकेंसी हैं, और जबकि बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 902 वैकेंसी हैं। बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में जो है 2437 वैकेंसी हैं, और एससी में 1895, जबकि एसटी में जो है वैकेंसी जो है 180 हैं। इनका जो आरक्षण चार्ट है वो आपको पता ही होगा कि अनारक्षित में मतलब जो आरक्षण नहीं मिलता, ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी 27% और एससी का 21% है, और एसटी का जो शेड्यूल ट्राइब का है वो 2% है। और बाकी जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को इसमें आरक्षण मिलने वाला है। तो इनकी वैकेंसी 180, 451 और 1805 वैकेंसी हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और बात करें प्लाटून कमांडर की वैकेंसी की, तो प्लाटून कमांडर की 194 वैकेंसी जो है अनारक्षित हैं, और ईडब्ल्यूएस की 10% जो इनका आरक्षण होता है वो 48 सीटें हैं, ओबीसी की 131, और जबकि अनुसूचित जाति की 101 और अनुसूचित जनजाति की 10 सीट यानी 484 सीटें हैं। और इसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी की भी सीट हैं इसमें, और भूतपूर्व सैनिकों की भी हैं। बात करें एफएसएस द्वितीय की, तो जिसमें 10 सीटें जो है अनारक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, 6 सीटें हैं ओबीसी की, और एससी की सीट 5 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। यानी कुल मिलाकर 23 सीटें एफएसएसओ द्वितीय की है। और एफएसएसओ द्वितीय की जो वैकेंसी है, और इसमें बीएससी होना ज़रूरी है, आप लोग आगे भी आएगा ये बीएससी होना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या काम का है। नेक्स्ट ये काम का है कि जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाला है, और ये 30 अप्रैल 2021 के रात्रि 12 बजे तक चलने वाला है। बात करें इसके आवेदन शुल्क की, तो 400 रुपये इसका आवेदन शुल्क रखा गया है। और देख लेते हैं कि इसमें जो है योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। एक तो राष्ट्रीयता, तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, तिब्बत के शरणार्थी होने चाहिए, और भारत मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसका जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के देश से प्रव्रजन किया हो। तो ये बात आप लोग सब जानते होंगे। बात करते हैं मेन कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बात करें प्लाटून कमांडर की पीएसी वाली, तो पीएसी में जो है आपको कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप बीएससी हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी आप ग्रेजुएशन आपने की हो। बात करें एफएसएसओ द्वितीय की, तो आपने विज्ञान में स्नातक, यानी मैंने पहले ही बताया था आप बीएससी होने चाहिए, बीटेक भी हैं तो भी चलेगा,
विज्ञान में आपकी जो है स्नातक होनी चाहिए। और इसमें आप लोगों को देखना होगा कि जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यानी लास्ट डेट यानी 30 अप्रैल 2021 तक आपका जो है ये जो आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी जो आपकी डिग्री है उसी डेट की होनी चाहिए। डिग्री मतलब पास जो आप हुए हैं वो उसी डेट को होने चाहिए। और अलग अलग तरह की जो अर्हताएँ हैं वो देख लेते हैं। और इसमें अधिमानी अंक यानी एक्स्ट्रा अंक जो है कोई नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख लेते हैं आयु की बात क्या है। आयु ये है कि इस भर्ती में जो है एक साथ यानी 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। यानी अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो एक साथ 1 जुलाई 1993 से और दिसंबर ये जो है 1 जुलाई 2000 तक होना चाहिए। यानी 1993 से 2000 की जुलाई जो है उसके बीच आपका जन्म होना चाहिए। और इसमें जो है अलग अलग जो है आपका वो भी मिलता है, जो आयु सीमा की छूट मिलती है वो भी मिलती है, वो उसी प्रकार से मिलेगी जिस प्रकार से अन्य वैकेंसीज़ में मिलती हैं। बात करें वैवाहिक स्थिति की तो वैवाहिक जो है किसी भी पद पर वैवाहित कर सकता है कि शर्त यह है कि उसकी जो है एक से अधिक पत्नी ना हो। और बात करें शारीरिक जो है स्वस्थता उसकी, तो शारीरिक स्वस्थता जो है कोई भी मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका कोई भी शरीर जो है दोष मुक्त होना चाहिए। ये सब हैं। विकलांग जो व्यक्ति है वो इसमें नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं मेन लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा जैसा कि आप लोगों को पता था कि पहले जो है 2016 का जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50% था, लेकिन इसमें जो है 33% इन्होंने कर दिया है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट में जो है 100 अंक की सामान्य हिंदी आएगी, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान जो है 100 नंबर का आएगा, और मैथ जो है वो भी 100 नंबर का आएगा, और रीजनिंग जो है वो भी 100 नंबर की आएगी। यानी कुल 400 नंबर का आपका लिखित एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी अवधि जो होगी वो 2 घंटे 20 मिनट यानी 120 मिनट होगी, और एक से अधिक विभिन्न पालियों में कराया जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी 2016 में नॉर्मलाइजेशन पर ही जो है ये सब लफड़ा हो रहा है। और बात करें कि प्रत्येक विषय में कितने लाने हैं, प्रत्येक विषय में 35% लाने हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने 33% बोल दिया था। और यहाँ पर जो है 35% आपको अंक लाने होंगे, और चारों विषय में 50% अंक लाने होंगे। चारों विषय में कुल मिलाकर 50% यानी 200 मार्क्स लाने होंगे, और अलग अलग 35% भी लाने होंगे। तो देख लेते हैं अब शारीरिक मानक जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ऊंचाई जो है आपकी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के जो हैं उनको 160 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। और जबकि बात करें इसकी चेस्ट की, तो चेस्ट में जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई, और 84 यानी 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव हो जाना चाहिए। और जबकि बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए 77 और 82 इसका है। यानी न्यूनतम जो फुलाव आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। तो इसमें कोई फुलाव उलाव का ज़्यादा इश्यू होता नहीं है, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन न लें। अगर आपकी हाइट है 168 या उससे ज़्यादा, कम वाले फॉर्म ना भरें, 168 या उससे ज़्यादा वाले फॉर्म ज़रूर भरें। और चेस्ट भले ही आपकी ना हो, वो हो जाती है, और वो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं शारीरिक दक्षता जो है, यानी पीईटी जो हो इसमें होगा। तो पीईटी जो है आप लोगों को पता होगा कि पीईटी में 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थी जो हैं वो 2.4 किलोमीटर जो है 16 मिनट में जो है पूरी करनी होगी। और ये जो है आप लोगों को पता होगा कि ये चिप वगैरह के द्वारा होती है रेस। तो रेस में भी इतना ज़्यादा कोई इशू आता नहीं है, क्योंकि आसानी से रेस लग जाती है। आप लोग खाली प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ पर देखिए कि चिकित्सा परीक्षण जो होगा वो
बाद में हो जाता है, जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में चिकित्सा का जो है आपका सभी परीक्षण किए जाते हैं जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। बात करें आरक्षण और आयु सीमा की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलनी है। अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलनी है। ओबीसी को 5 वर्ष की छूट मिलनी है। और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी आयु छूट नहीं मिलने वाली है। यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों की अगर आयु 28 वर्ष से ज़्यादा हो रही है 1 जुलाई 2021 से, तो वो फॉर्म ना भरें। तो और बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की, तो स्वतंत्रता सेनानियों को कोई छूट नहीं मिलने वाली है और 3 वर्ष की छूट मिलेगी भूतपूर्व सैनिकों को। और भूतपूर्व सैनिकों के बारे में जो है अगर आप हैं तो देख ले, एक बार देख लेना आप अपना कि किस प्रकार से आपको छूट मिलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसा इसका और क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारा है, ये देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन है, इसकी प्रक्रिया आप लोगों को पता होगा। आप UPPPBRPB.gov.in पर जाएंगे और वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे जो है उस पर क्लिक करके जो आपका अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको अपनी जो है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और सारी डिटेल्स जो है वो अपलोड करनी पड़ेंगी। और तीसरा चरण जो है उसके बाद जो है तीसरा जो है पेमेंट होगा। और पेमेंट के बाद जो है आपको अपना रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है स्कैन करना होगा। और स्कैन करने के बाद जो है लास्ट में आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म पूर्ण हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग जो है यूपीएसआई के लिए तैयार हो जाएंगे। तो और ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस आप लोग देख लें। सामान्य हिंदी 100 नंबर की, मूल विधि 100 नंबर की, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मूल विधि है बहुत ज़्यादा आती है, ये आती है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया है, मूल विधि ऐसा कोई ज़्यादा नहीं आती है। जो 40 क्वेश्चन हैं तो 40 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि 40 में से 20 की आएगी। 40 में से मैक्सिमम 5 या 7 नंबर की मूल विधि आ जाएगी। तो आप लोग मूल विधि को लेकर परेशान ना हो। मूल विधि जो है आपकी इसी चैनल पर करवा दी जाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने जो पढ़ा था मैं आपको बिल्कुल जू के तू वो ही पढ़ा दूंगा। तो उसमें कोई इशू होने वाला नहीं है। बाकी रीजनिंग और मैथ जो है एक अच्छे स्तर का मैथ और रीजनिंग आता है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी का सिलेबस जो है आप लोग देख लेंगे। सामान्य हिंदी का हिंदी और उनकी जो भारतीय भाषाएं हैं यानी जो रीजनल बोलियां हैं उनके बारे में आने वाला है। और मौलिक ज्ञान होना चाहिए आपको। वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के एक शब्द होने चाहिए। समरूपी भिन्नार्थिक शब्द होने चाहिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना चाहिए। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और हिंदी भाषा में जितने पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो आप लोगों को याद रखने। और विविध जो है आपका जो विविध जितनी भी बचती है हिंदी साहित्य वो आ जाएगा आपका। और इसमें जो है आप लोगों का देखिए क्या है मूल विधि में, संविधान में और सामान्य ज्ञान में। तो मूल विधि जो है मूल विधि में वही आता है आईपीसी और सीआरपीसी। और संविधान में आप लोगों को पता होगा पूरा संविधान आता है। तो संविधान में क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के आते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे तरह का आता है। ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को क्लियर करने में दिक्कत आती है। सामान्य ज्ञान की जो है और संविधान और मूल, और अगर मेरी आप माने तो संविधान और सामान्य ज्ञान से ही आप लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, बल्कि सिलेक्शन भी ले सकते हैं। बात करें मैथ की तो मैथ में आप लोग संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न और HCF LCM, रेशो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस और पाई चार्ट यानी DI डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन। और ये हैं अर्थमेटिक कॉम्पिटिशन जो है और अंकगणितीय जो गणनाएं हैं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। और बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में 2 तरह की आती है, लॉजिकल और
लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, ये आपका जो है आरेख वाले आएंगे, शब्द रचना आएगी, आपका जो है श्रृंखला रचना आएगी, समरूपता आएगी, और जो है दिशा का ज्ञान आएगा, और ब्लड रिलेशन जो है आपका वो आएगा। अब बात करें जो है मानसिक अभिरुचि और तार्किक परीक्षा की, तो इसमें से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन हैं, और विधि का शासन आप लोग कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है दरोगा बनने जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे विधि का शासन स्थापित करेंगे, अपराध को कैसे नियंत्रित करेंगे, और जो है समकालीन मुद्दे जो हैं उनको कैसे सरल करेंगे, और जो अल्पसंख्यकों और जो उनके अधिकार हैं उनके प्रति आप कैसे संवेदनशील रहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और बात करें कि बुद्धि लब्धि परीक्षा और यानी रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट जो है उसके बारे में है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है वेन आरेख और चार्ट जो है, यानी चार्टों के द्वारा और चिन्हों के द्वारा आपको टेस्ट किया जाता है कि आप लोग इनसे कितनी भली भांति परिचित हैं। तो ये सिलेबस था। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि अब यूपीएसआई से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएसआई का जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं खुद यूपीएसआई का एक एस्पिरेंट रहा हूं और मैंने रो पास के साथ उसको क्वालिफाई भी किया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, जल्दी बिना किसी समय गवाए कैसे तैयारी कर सकते हैं, और चैनल्स के जो जाल है उसमें ना फंसें, यानी कोर्स वगैरह लेने से बचें, क्योंकि कोर्स का क्या है वो लोग पूरा नहीं कराते हैं। आप लोग कुछ ना करें, केवल और केवल एक स्ट्रैटेजी बनाएं, और स्ट्रैटेजी के साथ जो है अपना जो सिलेबस दिया है उसको टू द पॉइंट क्लियर करें। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।